हमारे पास मौजूद थी ही नहीं बल्कि अभी भी है और पहले से और अधिक दुरुस्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉट डॉट डॉट। और मित्रों, हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी समय समय पर यह साबित किया है कि वह केवल शांति काल की जरूरतों के लिए नहीं, युद्ध काल की तेज आपूर्ति के लिए भी वह तैयार है। हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था। और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत। और यह वह भारत है जो दुनिया को बता रहा है कि टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर्स के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। और यह हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच है, यह उनकी नीति है, जिसने बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत को भी बदल दिया है। साथियों, यदि मैं डेटरेंस की बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर डेटरेंस का ही एक मूर्त रूप था। डेटरेंस पर मुझे एक ही पंक्ति याद आती है, भय बिनु होई न प्रीत। बिना भय के प्रेम नहीं हो सकता। कुल मिलाकर डेटरेंस का सार यही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी यही सच है। शांति और स्थिरता के लिए एक पावरफुल डेटरेंस जरूरी है। भले ही ऑपरेशन सिंदूर 72 घंटों में ही संपन्न हो गया हो, लेकिन उसके पीछे की तैयारी, साथियों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत लंबी थी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। हमारी सर्ज कैपेसिटी, हमारी भंडारण क्षमता, हमारे स्वदेशी हथियारों की क्रेडिबिलिटी, ये सब हमारी डेटरेंस का आज ये हिस्सा बन चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे यहां से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आप आंकड़े उठाकर देखिए तो आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। फाइनेंशियल ईयर, मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपयों का रहा है। यानी पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 62.66% का उछाल हमें देखने को मिला है। 66.66% का पिछले साल के कंपैरिजन में। हम इन आंकड़ों को और भी बेहतर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिनों में उसके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, अभी हाल ही में मैंने जर्मनी की यात्रा भी की थी। वहां मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि जर्मनी और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारे प्राइवेट रक्षा कंपनियों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दोनों के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। और यह हमारी बढ़ती हुई क्रेडिबिलिटी का ही एक प्रतीक है। आज दुनिया में भारत की जो धाक जमी है, उसमें हमारी सैन्य शक्ति के साथ साथ डेटरेंस क्रिएट करने की हमारी ताकत के कारण भी यह वृद्धि हुई है। लेकिन साथियों, आज की दुनिया में इस डेटरेंस का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। अब यह केवल सेनाओं की संख्या या वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स का खेल नहीं रह गया है। आज साइबर डोमेन, स्पेस वार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी डेटरेंस के यह अभिन्न अंग बन गए हैं। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में एक बड़ा डिसरप्शन बैठा है, जिसे हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अपना इतना विस्तार हो चुका है कि धरती से लेकर आसमान तक इसकी यूटिलिटी हो गई है। यानी कहीं भी देख लीजिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म,
ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां की एआई की मौजूदगी न हो। लेकिन मैं मूल रूप से रक्षा क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पर ही बातें करूंगा। डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहीं अधिक व्यापक और गहरा है, और भारत की आर्म्ड फोर्सेस तथा हमारी सरकार इसकी गंभीरता को भी अच्छी तरह से समझती है। हालांकि मैं इस खुले मंच से पर सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस जैसी हमारी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर हमने सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह एआई का प्रभावी इस्तेमाल किया है। इससे हमारी प्रिसीजन और मारक क्षमता को नेक्स्ट लेवल का बनाने में कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। बड़े ऑपरेशंस की जानकारी तो फिर भी आप सब तक पहुंच जाती है, पर कितने ऐसे छोटे ऑपरेशंस और प्रोसेसेस होते हैं जो खतरा आने के पहले ही एक्टिव होकर उसे खत्म कर देते हैं, और आप आम जन तक उसकी भनक भी नहीं लगने पाती है। और इन सब में एआई का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एआई को लेकर मेरा नजरिया केवल लड़ाई तक सीमित नहीं है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि आज एआई हमारे वर्किंग कल्चर का और हमारे जवानों के कल्याण का और हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हमने अपने पेंशनर्स और वेटरन्स के लिए स्पर्श पोर्टल भी विकसित किया है। इसमें एआई इनेबल्ड चैटबॉट्स के माध्यम से हमने पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को और भी इजी बनाया है। अब हमारे वेटरन्स को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी शिकायतों के तुरंत निवारण से लेकर और उनके मेडिकल रिकॉर्ड की मॉनिटरिंग तक सब कुछ एआई सिस्टम के तहत हो रहा है। इतना ही नहीं, हम उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी एआई बेस्ड टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, ताकि हमारे जवानों का परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी किसी भी सूरत में पीछे न रहे। यानी हमारे यहां एआई का उपयोग थियोरेटिकल नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। यह आतंकवादियों को ढूंढने और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में भी सहायक है, और वहीं अपने सैनिकों के जीवन को सुगम बनाने में भी वह सहायक है। मैं कहूंगा कि हमारे लिए एआई का एक अर्थ है ऑगमेंटेड इन्फेंट्री है। एआई का अर्थ हमारे लिए है ऑगमेंटेड इन्फेंट्री। एआई हमारी सेनाओं का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह हमारे फुट ऑन ग्राउंड यानी हमारी सेनाओं की क्षमता में वृद्धि भी कर रहा है, और आज के समय के युद्ध के हिसाब से हम हमारी सेना को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इंटीग्रेटेड फाइटिंग मशीन बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आर्मी में रुद्रा ब्रिगेड्स, भैरव बटालियंस, शक्तिवान आर्टिलरी रेजिमेंट्स और दिव्यास बैटरीज जैसी एजाइल सेल्फ सफिशिएंट कम्बैट यूनिट्स भी विकसित की गई हैं, जो मॉडर्न हाइब्रिड थ्रेट्स का तुरंत और मजबूती के साथ वह जवाब दे सकें। साथियों, इस न्यू ऑर्डर में एआई हमारी स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस का एक अनिवार्य हिस्सा यह बन रहा है, और हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी सरकार ने इसे केवल सेना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे देश के स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए सुनियोजित स्ट्रेटजी भी बनाई है। आप इंडिया एआई मिशन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हम देश भर में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ये डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं, ताकि छोटे छोटे शहरों के नौजवान भी एआई की दुनिया में अपना योगदान दे सकें। साथियों, 10,000 से अधिक हमारे जीपीयू की क्षमता, फ्यूचर स्किल्स जैसे कार्यक्रम और डाटा और एआई लैब्स की स्थापना जैसे हमारे प्रयास इस बात का प्रमाण है कि हम तकनीकी क्रांति के इस दौर में किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। हमने हाल ही में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का सफल आयोजन किया,
जिसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और 89 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे एआई डिक्लेरेशन का समर्थन भी किया। ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड्स को आकार देने में भारत आज एक अग्रणी भूमिका में है। साथियों, हम एआई फॉर ऑल के मंत्र पर चल रहे हैं, एआई फॉर ऑल के मंत्र पर चल रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का लाभ केवल कुछ विशेष देशों तक सीमित न रह जाए, बल्कि ग्लोबल साउथ तक भी यह पहुंचे। लेकिन साथियों, जब हम डेटरेंस की बात करते हैं तो एआई भी सिर्फ रोजी पिक्चर ही नहीं देखी जा सकती। एआई की सिर्फ रोजी पिक्चर ही नहीं देखी जा सकती। मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में देश के सिक्योरिटी सिस्टम को बेहद बारीकी से समझने का भी अवसर मिला है, इसलिए मुझे इससे जुड़ी चिंताएं भी दिखती हैं। आज डीप फेक, साइबर वारफेयर और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम नई चुनौतियां पेश कर रहा है और इन चैलेंजेस को भी हमें बराबर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये चैलेंजेस घटेंगे नहीं, बल्कि ये चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं और जब बात एआई की हो तो यह ड्वेल यूज डिलेमा और भी विकसित हो जाता है। अभी हाल ही में एक कंपनी ने एक अपना बड़ा पावरफुल एआई मॉडल डेवलप किया है और यह एक जनरल पर्पज लैंग्वेज मॉडल है जो सॉफ्टवेयर्स में ऐसी वल्नरेबिलिटीज खोज सकता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है जो खामियां सालों से नहीं खोजी गई थी। हमने ऐसा करके दिखाया भी है। अब आप सोचिए कि यही मॉडल जो आपको बैंकिंग सिस्टम, आपके हॉस्पिटल्स, आपकी जो बिजली ग्रिड की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, वह गलत हाथों में जाकर पूरे का पूरा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल सिस्टम को भी वह ध्वस्त कर सकता है। मैं इसे हमारी पौराणिक कथा के भस्मासुर जैसा मानता हूं। मैं इसे हमारी पौराणिक कथा के भस्मासुर जैसा मानता हूं। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, लेकिन वही शक्ति स्वयं भस्मासुर के लिए खतरा बन गई। ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर अनियंत्रित हो गया तो जिसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया वही हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। यह बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। इसलिए हमारा प्रयास हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें राह दिखाने वाली शक्ति बने, न कि राह भटकाने वाली शक्ति बने। एआई हमें आगे बढ़ाने वाली शक्ति बने, न कि पीछे ले जाने वाली शक्ति बने। एआई हमारी स्ट्रेंथ बने, न कि हमारी वीकनेस बने। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें एआई का सिर्फ उपयोग ही नहीं करना है, बल्कि हमको एआई को सही दिशा भी देनी है। साथियों, कलेक्टिव एफर्ट से और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का सदुपयोग कर पाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारा देश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय अब न केवल नए नए मॉडल ला रहे हैं, बल्कि ऐसे भी मॉडल ला रहे हैं जो दुनिया के किसी भी मॉडल की तुलना में कहीं बेहतर हैं। और एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं यही इंश्योर कर सकता हूं कि बैटलफील्ड सर्विलेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन और कमांड डिसीजन सपोर्ट तक में एआई के रोल का हम बड़ी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। सुदर्शन एयर डिफेंस के बारे में आप सभी ने सुना होगा, कुछ लोगों को जानकारी भी होगी। एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी यह प्रोजेक्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन इस्तेमाल का एक बड़ा उदाहरण है। और हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने एआई, मशीन लर्निंग और बिग डाटा साइंस का उपयोग करके इमर्जिंग एआई बेस्ड चैलेंजेस के अनुरूप अपनी क्षमताओं को मजबूत करने का एक रोड मैप भी तैयार किया हुआ है जो आने वाले भविष्य में उन्हें और भी एकोमोडेटिव बनाने में कारगर साबित होगा। इस तरह की न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से हमारा देश न केवल और अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि वह और अधिक सशक्त और समृद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि भारत में आप लोगों द्वारा ऐसे मुद्दे पर कॉन्फ्रेंसेज आयोजित किए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। आप सबकी बातचीत से निश्चित रूप से हमारे लिए एक नया रास्ता भी मिलेगा
एक भरोसा भी निकलेगा। और मैं आप सभी को तथा पूरे एएनआई परिवार को इस कॉन्क्लेव के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और एक बार फिर से हमारे देश के शूरवीरों को नमन करते हुए और उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और उद्यमियों का आभार व्यक्त करते हुए जो हमारी सुरक्षा को अभेद्य बनाने में अपना योगदान देते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता की कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।